Evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, How are you all? fine, ma'am. Fine. Okay. So आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसका जस्ट पिछले वाला जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट उसकी मैंने पीडीएफ भेज दी है समरी की और क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, उस पे एनसीईआरटी के तुम लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी अगर कोई क्वेश्चन आंसर में अटक रहे हो, उससे हेल्प लेनी है केवल, बट करने खुद ही है। समझ गए? सारे मैंने क्लास में भी डिस्कस किए थे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री हमारी खत्म हो रही है तो हम रिवीजन रिवर्स करेंगे हिस्ट्री का, यानी सेकंड पार्ट का रिवीजन हम पहले मतलब लास्ट के चैप्टर्स का रिवीजन पहले करेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो हिस्ट्री का दो पार्ट टेस्ट होंगे आज के चैप्टर के बाद में। क्योंकि जो चैप्टर जो खत्म हो रहा है मतलब जो खत्म हो रहा है पहले सब्जेक्ट, उसके पहले ही टेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो टेस्ट सीरीज में सबसे पहले हिस्ट्री आएगी क्योंकि हिस्ट्री के ऑलरेडी सारा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है। फिर विल नेक्स्ट टाइम वील डू ह्यूमन रिसोर्स, तो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। फिर ज्योग्राफी के लास्ट 3 चैप्टर्स का फिर होगा। सिविक्स का आपका इस बार लास्ट में होगा पेपर, तो इट विल बी इन जनवरी। आई विल बी अपडेटिंग टेस्ट सीरीज स्केड्यूल। तुम लोगों की साइंस की और मैथ्स की टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल आ गया क्या? यस मैम। कब से है? मैम थर्ड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा इंडिया आजाद हो गया था उसके बाद में हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन थी। ठीक है, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो फटाफट। चलो, तो हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंट्री। When India became independent in August 1947, it faces a series of very great challenges. जब हमारा इंडिया नया नया आजाद हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारी कंट्री को फेस करने पड़े, क्योंकि नई कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत कुछ खराब करके गए थे हमारी कंट्री में। है बात की नहीं? हम पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, हम लोग गरीब भी थे, तो बस वही पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा लोग आपस में झगड़ भी रहे थे। हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा कि जब बंटवारा हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियंस को फेस करनी पड़ी जैसे हमें आजादी मिली। जब एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, यानी जब हमारा बंटवारा हुआ, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, 80 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं वो हमारी कंट्री में आ गए पाकिस्तान से। समझ गए? तो इतने सारे नए रिफ्यूजीज आ गए हमारी कंट्री में। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। और जो लोग पाकिस्तान से 80 लाख रिफ्यूजी इंडिया में आए, उनके लिए हमको घर, जॉब, इन सारी चीजों का भी व्यवस्था करना था। उनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना जॉब करने के लिए कोई जॉब थी। फिर उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। लास्ट क्लास में याद करो, मैंने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने? प्रिंसली स्टेट्स वो इलाके थे इंडिया में जहां पर राजा या प्रिंस लोग रूल करते थे। और जब अंग्रेज लोग इंडिया को छोड़ करके गए थे तो उन्होंने इन प्रिंसेस को ये आजादी दी थी कि आपको अलग, आप चाहे अपनी मर्जी से अपनी किंगडम चला सकते हैं। ठीक है, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की भी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि लगभग लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स थे पूरे इंडिया में। सोचो कितने ज्यादा। अगर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में इंक्लूड नहीं होते तो इंडिया के अंदर 500 से भी ज्यादा कंट्री होती कि नहीं? तो ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम ईच रूल्ड बाय महाराजा, और हर एक प्रिंसली स्टेट में एक महाराजा था। और उन सब लोगों को परसुएट मतलब कन्विंस करना था कि वो हमारी कंट्री में आ जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारे साथ गेम खेला। उन्होंने तो उन सबको आजादी दे दी कि तुम्हें इंडिया में शामिल होना तो इंडिया में हो जाओ, अलग रहना तो अलग रह लो। तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम उन्हें कन्विंस करें कि वो इंडिया कंट्री ज्वाइन कर लें। The problem of refugees and princely states had to be addressed immediately. और ये refugees की और princely states की प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत एड्रेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वरना इंडिया का तुरंत और भी भागों में इंडिया बढ़ सकता था। समझ गए? और रिफ्यूजीज को अगर शरण नहीं मिलती तो दंगे बढ़ सकते थे, सिचुएशन और खराब हो सकती थी। तो क्या हुआ कि नए नेशन को कुछ अलग अलग पॉलिटिकल यानी बहुत सारे चेंजेस खुद में करने पड़े। और वो सारी चेंज इस तरह से करने ताकि जो नए जो लोग हैं जिनको उम्मीदें हैं कि अब हम आजाद हो गए हैं, उन सब लोगों को भी उनकी उम्मीदें पूरी हो। तो कंट्री में बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। ये देखो 15 अगस्त 1947 को ये जो
फ्लैग, रेड फोर्ट, लाल किले में झंडा फहराया जा रहा, कितने लोग इकट्ठे हैं देखो इसमें, ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स ये लोग हैं, इतने सारे लोग रेड फ्लैग की होस्टिंग देखने आए थे, रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग। ठीक है, तो अब बोलते हैं, अब पढ़ते हैं कि सिचुएशन थी क्या। इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में वाज लार्ज, फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूं मैं, ऑलमोस्ट 345 मिलियन, यानी हम तकरीबन तकरीबन 345 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, और उसके बाद इनको और अच्छे से करोगे तो ये तकरीबन तकरीबन 34 यानी 34.5 करोड़ है। ठीक है, तो वी वर 35 करोड़ जब हमारी आजादी हमें मिली। अभी कितने हैं हम? 130 करोड़। कितने ज्यादा हो गए कितने जल्दी, देखो तो जब हम आजाद हुए तो वी वर नियरली 34.5 और या 35 करोड़। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, और ये सब अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग थे इस पॉपुलेशन में, हाई कास्ट, लो कास्ट, बिटवीन मेजॉरिटी हिंदू और इंडियंस जो अलग अलग फेथ के थे, कुछ लोग पर्शियंस थे, कुछ लोग क्रिश्चियंस थे, कुछ लोग हिंदू थे। अच्छा, एक दिन मुझे क्वेश्चन याद आया कि वरुण ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि पर्शियंस कौन होते हैं, और वो सवाल मैंने बोला कि तुम यू कैन कंसीडर देम एज इंडियन ज्यूज। एक्चुअली उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगी, पर्शियंस आर दी पीपल हु बिलोंग टू द रीजन ऑफ पर्शिया। पर्शिया जानते हो, तुम लोगों ने टर्म सुना है कभी पर्शिया का? ईरान। ईरान इराक वाले साइड्स में, ठीक है, उसके जस्ट बगल में ही ये वाला भी रीजन पड़ता है, टर्की और इजराइल, जहां पे जूस रहते हैं, तो वो रीजन एक ही है, बट इजराइल में जो लोग रहते हैं पर्टिकुलरली उन्हें ही जूस बोलते हैं, और ईरान इराक से जो लोग इंडिया में आए हैं मतलब माइग्रेट करके, उनको ईरानी बोलते हैं। तो नाम से जो है कि मतलब क्या बोलते हैं उनको, पारसी बोलते हैं, इसीलिए उन लोगों के सरनेम वगैरह भी ऐसे होते हैं ईरानी टाइप से, स्मृति ईरानी, सनाया ईरानी, समझ गए? तो पारसीज आर द पीपल लाइक जूस, वो भी मिडिल ईस्ट में ही रहते हैं, बट वो ईरान इराक के साइड के हैं, सऊदी अरेबिया, और जो जूस है हमारे वो इजराइल के हैं। तो कंट्री स्पेसिफिकली याद रखनी है, और जूस और जो पारसी है दे आर डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, पारसी एक तरह से बहुत सारे पारसीज मुस्लिम्स भी होते हैं और अलग धर्म को मानते हैं, और जूस तो उनकी पूरी एक रिलीजन ही अलग है। ठीक है, तो मैंने कंफ्यूज होकर के कुछ गलत बता दिया हो उस दिन, तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, देयर वर डिविजन अमंग हाई कास्ट एंड लो कास्ट। हाई कास्ट और लो कास्ट में डिवीजन थे इंडिया में। हिंदू कम्युनिटी जो अपना खुद मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, हम जानते हैं कि पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर्शियन, क्रिश्चियन, ये तो हो ही गए। उसके अलावा भी हिंदूज में भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट, ब्राह्मण, और जिनको बाद में दलित्स बोलते हैं। तो सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मेनी लैंग्वेजेस, और अलग अलग धर्मों के ही नहीं थे ये लोग, दे स्पोक अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग तरह की ड्रेस पहनते थे, मलयालम बोल रहा है कोई, तमिल बोल रहा है कोई, महाराष्ट्रियन बोल रहा है कोई, कन्नड़ा बोल रहा है, अलग अलग तरह की ये लोग ड्रेस भी पहनते थे, अलग अलग तरह का खाना खाते थे, और अलग अलग तरह के प्रोफेशंस में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो कुल मिलाकर के ये दिखा रहे हैं कि जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो हमारी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, और उसमें ढेर तरह के लोग रहते थे। तो इतने सारे लोगों के लिए एक ऐसी कंट्री बनाना जिसमें सब लोग सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि एक ही रिलीजन के लोग रहते तो केवल सबको चर्च ही बनानी पड़ती या केवल मंदिर ही बनाने पड़ते, तब झगड़े इतने होते नहीं। पर हमारे सामने ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में इतने सारे तरह के लोग रहते और हम लोग को सबको खुश रखना था। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ऐड कर लो। पहली प्रॉब्लम तो रिफ्यूजी की, ये क्वेश्चन हो सकता है पीछे एनसीईआरटी में कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम तो रिफ्यूजीज की, 80 लाख लोग आ गए इंडिया में, उनके लिए जॉब देखना है, घर देखना है। दूसरी प्रॉब्लम किस चीज की है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसली स्टेट, जिनको अंग्रेजों ने परमिशन दे दी कि आप इंडिया में चाहो तो मिलो, चाहो तो ना मिलो, उनको कन्विंस करना है कि आप इंडिया में आ जाओ। और तीसरी प्रॉब्लम है यूनिटी की, क्योंकि इतने तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, लड़ाई झगड़े होने लग जाए, ये लोग एक दूसरे से रहने को मना कर दे, क्योंकि कंट्री नई नई बनी है, सब लोगों को इंडिया पे भी भरोसा भी नहीं है। तो इंडिपेंडेंस में के टाइम पे ये 3 मेजर चैलेंजेस थे हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी इंडिया की पॉपुलेशन उस समय गांव में रहती थी, और बहुत सारे लोग उस वक्त केवल खेती ही करते थे, आज के जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी चीजें नहीं थी। तो बहुत सारे लोग खेती के लिए में ही जो उगता था उससे ही अपना काम चलाते थे। और जो लोग खेती नहीं भी करते थे, अगर
अगर जो लोग, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को उसी से ही पैसा मिलता था, और बाई चांस अगर कभी खेती यानी क्रॉप बर्बाद हो जाए, मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या फ्रॉस्ट पड़ जाए और खेती अगर खराब हो जाए, तो फिर लोगों के पास पैसा ही नहीं होता था। तो ऐसे लोग बार्बर, कारपेंटर, वीवर और अदर सर्विस लोगों को भी सामान कुछ खरीदते ही नहीं थे। मेरे पास पैसा है तभी तो मैं सामान खरीदूंगा। और उस वक्त कंट्री में सब लोग खेती करते थे, तो उनके पास ही पैसा होता था जो लोग खेती करते थे। और अगर खेत भी बर्बाद हो जाए, यानी अगर खेती में कोई नुकसान हो जाता था, तो इसका जो खामियाजा था वो बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता था, क्योंकि फिर लोग बार्बर से अपने बाल नहीं कटवाते थे, कारपेंटर से सामान नहीं खरीदते थे, वीवर से कपड़े नहीं लेते थे। तो इस तरह से बाकी सारे ग्रुप्स को भी परेशान होना पड़ता था अगर खेती ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। यानी कुल मिलाकर के हम लोग नेचर पे डिपेंडेंट थे। बारिश हुई तो अच्छी खेती, बाई चांस अगर ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, तो लोग फिर बैठे हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर है। अगर खेती, कुछ ही लोग खेती करते हैं, तो अगर खेती में कुछ नुकसान हो भी जाता है तो बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पर लोगों की जॉब नहीं जाती है। लेकिन उस समय ये सिचुएशन नहीं थी, सब लोग खेती ही करते थे, तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम कंट्री को आ जाती थी। सिटीज में जो फैक्ट्री में जो लोग, ये तो गांव की बात है, जो कुछ लोग सिटीज में रहते थे और वो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, उनको क्राउडेड स्लम में रहना पड़ता था, क्योंकि इंडिया डेवलप नहीं थी, तुरंत तुरंत आजाद हुई, गरीब कंट्री थी, तो स्लम्स बहुत ज्यादा थे, गंदी नालियों के पास उनके घर थे, तो हाइजीन नहीं थी। और जो लोग शहरों में काम करते थे उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ केयर नहीं था। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि जो नई इंडिया थी उसमें और भी बहुत तरह की दिक्कतें थी, गरीबी की प्रॉब्लम थी, और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने स्टाइल से खेती करते थे ना, सिकल वाली। हम लोग को मॉडर्न एग्रीकल्चर भी नहीं आती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम लोग के एग्रीकल्चर में कुछ मॉडर्न दिया ही नहीं हम लोगों को। हम लोग तो गुलामी से अभी नए नए निकले हैं, तो गरीब भी हैं, हमारे पास खाने को खाना भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है लोग, तो ये सब दिक्कतें भी न्यू इंडिया में थी। अब हमारे पास दो चैलेंजेस थे, पूरे इंडिया को यूनाइट भी रखना, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिफ्यूजीज को जॉब देना, प्रिंसली स्टेट्स को भी बोलना कि हमारे साथ रहो, अलग अलग कल्चर के लोगों को खुश रखना। तो ये तो हो गया यूनिटी, कि सब लोग यूनाइटेड रहे, ये भी हमें देखना था। और साथ साथ हमें ये भी देखना था कि डेवलपमेंट भी होता रहे, क्योंकि हमें पता था कि बहुत गरीबी है। तो एग्रीकल्चर के अलावा और सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, जिसमें जिस तरह आज इंडिया डेवलप्ड है, तो हमें कुल मिलाकर के ये देखना था कि यूनिटी और डेवलपमेंट इंडिया में दोनों ही हो। ठीक है, इसीलिए अगर ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोच समझ के कदम उठा रही थी, क्योंकि पता था कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम और हो सकती है, तो हो सकता है कि हाई कास्ट वाले लो कास्ट से लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ने लगे, दंगे बढ़ जाएं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर धरा का धरा रह जाएगा। जब लोग रिलीजन के नाम पे लड़ने लगेंगे तो डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचेगा, मारधाड़ी चलती रहेगी। तो गवर्नमेंट बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी। तो इसी के बीच में इन सारी प्रॉब्लम्स पे से निकलने के लिए इंडिया को हमने सबसे पहले लिखा अपना कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जब आजाद हुए तो हमारे सामने कितनी प्रॉब्लम्स थी वो सब हमने अभी देख लिया है। ठीक है, देख लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई क्वेश्चन है या नहीं। एक एक चीज बहुत आराम से बता रही हूँ, होपिंग कि तुम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। ये लो, अरे चैप्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, नेम द 3 प्रॉब्लम्स दैट इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, और थर्ड क्या होगी शाश्वत? मैम एक मिनट। इतने तरह के लोग इंडिया में रह रहे हैं, उन सारे यूनिटी, उन सब में यूनिटी रखना और उन सब के को खुश करना, यानी उन सब के एस्पिरेशन को फुलफिल करना भी तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के बारे में लिख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में लिख सकते हो, इतना कुछ तो बताया है मैंने। कर लोगे? यस मैम। अब ट्रू एंड Yes, फॉल्स ma'am. में पहला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस मेजॉरिटी ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, ट्रू है ये बात?
Yes, ma'am, it's true. सही बात है, चलो ठीक है। ओके, तो अभी तक ये 2 ही क्वेश्चन हुए। चलो फिर आगे ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन तुरंत ही कर ले रहे हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे कि क्वेश्चन कहाँ से करना है। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, उसका आंसर कहाँ मिलेगा। सही बात है कि नहीं? चलो, तो अब पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। दिसंबर 1946 यानी आजादी से पहले की बात है, और नवंबर 49 के बीच में, यानी इन दोनों दिसंबर 1946 से नवंबर 49, यानी कि इन 3 सालों में 300 लोगों ने बहुत सारी मीटिंग की। ये 300 लोग वो लोग हैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिस बॉडी ने, जिन लोगों ने बनाया है, उनके ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नियरली 300 लोग थे, और इन लोगों ने 3 साल तक बहुत डिस्कशन करने के बाद दिसंबर 1946 से नवंबर 49 तक एक कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। ठीक है, पूरे इंडिया से लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते थे, यानी पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग सिलेक्टेड थे, लगभग 300 लोग इंडिया के हर लोकेशन से सिलेक्टेड थे। फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से थे ये लोग डिस्कशन करते थे, और एंड में 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया पूरा। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। तो बनाने कंप्लीट कब हो गया? 26 नवंबर को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन दिसंबर और जनवरी 2 महीने वेट किया हमने, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में लागू कर दिया। समझ गए? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया है? 26 जनवरी 1950। याद रहेगा? Yes, ma'am. कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर है इसका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सारे लोगों को, जो भी 18 साल से ऊपर है आज की डेट में, उनको वोट करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इंडियंस अबव द एज ऑफ 21, जिनकी 21 साल से ऊपर थी एज, उनको स्टेट और नेशनल इलेक्शन में वोट करने का राइट था। आज कितनी एज है? मैम 18। वो फिर बाद में कम कर दी गई थी। ठीक है, हाँ, और ये बहुत बड़ा स्टेप था। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ने राइट टू वोट का अधिकार किसको दिया? बताओ, केवल अमीरों को दिया या गरीबों को दिया? बताओ। मैम सारे अडल्ट सबको दिया। तो यही तो 1800. करेक्ट। जब हमारी इंडिया आजाद हुई तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो 21 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उन सबको वोट करने का अधिकार दिया। ना तो ये पूछा कि तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम लड़की हो या लड़का हो, यानी हम लोग कितने ज्यादा मॉडर्न हैं। बल्कि वही चीज अगर हम यूएस से या बाकी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि राइट टू वोट वहां पे उन लोगों ने स्टेजेस में दिया है। सबसे पहले उन्होंने राइट टू वोट उसको दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उसके बाद उन्होंने उसको दिया जो लोग एजुकेटेड थे, और फीमेल का नंबर तो लास्ट में आया इन कंट्रीज में। यानी इन कंट्रीज में जो कंट्री सो कॉल्ड बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने भी जब राइट टू वोट का अधिकार दिया लोगों को, तो प्रॉपर्टी देख के दिया स्टार्टिंग में। लेकिन इंडिया जैसे ही आजाद हुआ, उन्होंने वोट करने का अधिकार सबको दिया। समझ गए? तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम भी केवल आजाद हुए थे तो केवल अमीरों को ही राइट टू वोट दे देते, बट इंडिया ने नहीं किया। उन्होंने बोला कि सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, अमीर हो या गरीब, लड़की हो या लड़का, किसी जाति किसी धर्म के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। तो इसीलिए हम ज्यादा अच्छे हैं ब्रिटेन और अमेरिका के कंपैरिजन में, जिन लोगों ने आजादी उनको बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने राइट टू वोट स्टार्टिंग में केवल उन्हीं लोगों को दिया जो लोग प्रॉपर्टीड थे। बाद में तो उन्होंने भी सबको दे दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जब वो तुरंत आजाद हुए थे तो उन्होंने उन्हीं को ही वोट दिया था, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो। इनको बहुत पहले आजादी मिल गई थी। अमेरिका को तो 1770 में ही मिल गई थी, हमसे तकरीबन 170 ईयर्स पहले। लेकिन फिर भी उन्होंने राइट टू वोट केवल उनको ही दिया जो प्रॉपर्टी थे स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे और लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी दो, तब जाकर के इन लोगों ने बाद में इन कंट्रीज ने और लोगों को भी वोट दिया। और वीमेन को तो 1900s में वोट मिला है,
बल्कि उनको आजादी 1700s में ही मिल गई थी, लेकिन वीमेन को अमेरिका और ब्रिटेन वालों ने दोनों ने बहुत लेट वोट करने का राइट दिया। लेकिन वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे ही आजादी मिली, ना तो जेंडर देखा और ना ही क्लास, वोट करने का अधिकार सबको दे दिया, इसीलिए हम ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा फीचर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जितने भी लोग हैं उन सबको इक्वल, वो सारे लोग लॉ की नजर में एकदम इक्वल है। कैसे? अगर ट्रैफिक कोई भी लॉ है जिसको तोड़ने का राइट किसी एक को नहीं है, तो वो राइट किसी और को भी नहीं है, यानी सारे ही लोग बराबर हैं, ना तो रिलीजन, ना तो कास्ट, ना तो प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ना तो एथनिसिटी, किसी भी बेसिस पर कोई भी बंटवारा या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सब बराबर है। समझ गए? तो इसीलिए ओके, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा अच्छा फीचर है, ठीक है। कुछ इंडियंस थे उस समय पे, जो लोग, जब हमारी कंट्री आजाद हुई, वो चाहते थे कि हमारी कंट्री हिंदू लोगों के विचारधाराओं के हिसाब से बने, ठीक है, और कि पाकिस्तान की तरह इंडिया एक हिंदू स्टेट बन जाए। जैसे जिन्ना ने लड़ करके पाकिस्तान ले लिया एक्सप्लिसिटली मुस्लिम्स के लिए कि केवल मुस्लिम ही रहेंगे वहां पर, उसी तरह से कुछ लोग थे जब इंडिया आजाद हुई तो ये चाहते थे कि इंडिया भी पाकिस्तान जिस तरह से मुस्लिम कंट्री बन गए, उसी तरह से इंडिया एक हिंदू कंट्री बन जाए। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, वो ये बोलते थे कि इंडिया को मैं कभी भी हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। जैसा पाकिस्तान कर रहा है कि वहां केवल मुस्लिम ही रहेंगे, हम वैसा कभी भी नहीं करेंगे कि इंडिया केवल हिंदूज के लिए ही रहेगा। इंडिया ऐसी कंट्री बनेगा जहां पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया में मुस्लिम्स ही नहीं, और भी धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख है, क्रिश्चियंस है, पारसीज है, जैन्स है, कोई भी हो, सब इंडिया में मिलेगा। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सारे ही लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, बराबर माना गया है, इक्वल एकदम, ठीक है। और आपको सेम अपॉर्चुनिटी हर चीज में मिलती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, हर जगह बराबर हक दिया है हर धर्म के लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान के जैसे नहीं कि वहां केवल मुस्लिम्स की चलती है और हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि हम लोगों ने पुअर और जो लोग बहुत गरीब लोग हैं उनको सहारा, स्पेशल प्रिविलेज का मतलब उनको स्पेशल कुछ राइट्स दिए, कुछ अच्छी चीजें दी है, क्योंकि इंडिया ये जानता है कि गरीबों को और दिक्कत होती है एजुकेशन में या हेल्थ में पैसा करने में, तो कमाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफर किया है कि जो पुअरेस्ट और मोस्ट डिसएडवांटेज लोग हैं, जो लोग बहुत, जिनकी कास्ट को बहुत सालों से नेग्लेक्ट किया गया है और जो लोग बहुत पिछड़े हैं, उन लोगों को हम लोग सहारा देंगे। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसमें अनटचेबिलिटी को क्राइम बताया गया है, मतलब आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो अनटचेबिलिटी क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया? अनटचेबिलिटी का मतलब कि किसी भी इंसान को आपको अछूत कहने का राइट नहीं है, और ये बात हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है। तो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अनटचेबिलिटी, और ऊपर भी जो दो हमने बातें की है वो भी फंडामेंटल राइट है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये देखा है कि गरीब लोग जो होते हैं, और यानी जो लोग बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, बहुत सारे लोग उनको अछूत मानते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, ये क्राइम है। तो हायर कास्ट वाले लोअर कास्ट लोगों को अनटचेबल नहीं कह सकते, ठीक है, अगर वो कहेंगे तो उनको सजा हो जाएगी। तो इस बात को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुई थी, और फिर डिबेट के बाद में ये डिसाइड किया गया कि हमें एक जो मतलब राइट है वो डालना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और अनटचेबिलिटी को एकदम बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और लोगों को ये एहसास कराया गया कि अनटचेबल्स या इन लोगों के लिए कुछ चीजें, सीट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में रिजर्व कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जगह पर जो लोअर कास्ट है या बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, और उसके अलावा कुछ अनटचेबल्स है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में माना गया है। मान लो कुछ अनटचेबल्स है जो जंगलों में रहते थे, उनको लोग अछूत मानते थे, तो उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाल दिया गया और उन लोगों को सीट्स भी रिजर्व कर दिए गए हैं। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेक श्योर किया है कि अगर आप किसी ऐसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिसको लोग ज्यादा अच्छे से पसंद नहीं करते, सोसाइटी वाले उनको अनटचेबल मानते हैं,
तो आपको पूरा सहारा दिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स में, पढ़ाई में, ताकि लोग आपके साथ में भेदभाव ना करें। क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो कॉलेज का प्रिंसिपल एडमिशन ही नहीं देगा ये बोल के कि तुम अछूत हो। हमने पढ़ी थी ना स्टोरी 7th में, आई थिंक सिविक्स में भी पढ़ी है, जूठन पढ़ी है हमने, और कहीं तो पढ़ा है, 7th में पढ़ा होगा कि एडमिशन नहीं मिलता था, इसलिए लास्ट ईयर आई थिंक थी एक स्टोरी, जूठन जूठन करके लिखा था, एक वो है, मैम। थी स्टोरी, है ना, 7th की याद आ रही है। तो एडमिशन ही नहीं देंगे, तो इसीलिए उन लोगों को रिजर्वेशन दिए गए कि आप लोग को स्कूल्स में भी एडमिशन मिलेगा, कॉलेज, और ये सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इस बात का जिक्र किया है, इस बारे में लिखा है, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ट्राइब में जो लोग जंगलों में रहते थे, ट्राइबल्स जिनको बोलते थे, उन लोग उनको सैवेज्ड मानते थे। हमने ट्राइब चैप्टर में देखा है ना कि ट्राइबल्स को लोग अनसिविलाइज्ड मानते थे, जंगली कहते थे, उनको मॉडर्न और मीन्स ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती थी। उनके लिए भी हमने ये सोचा है कि हमारे को उनको मॉडर्न हेल्थ और एजुकेशन उनको भी मिलनी चाहिए, और उनको उनके लैंड या फॉरेस्ट से जबरदस्ती भगाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं जो सबके लिए हमने की है। अब कुछ अलग बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे दिनों तक डिबेट किया, ठीक है, और बहुत सारे दिनों तक डिबेट करने के बाद में उन्होंने एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें लिखी जो हम आज तक समझते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस कमेटी ने बनाया, उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सबको पता है ना, बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे उस कमेटी के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। यस मैम। तो बी.आर. अम्बेडकर जो है, उनका पूरा नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर। वो एक मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली से थे, और वो जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिस कमेटी ने बनाया है, ड्राफ्टिंग कमेटी उसका नाम है, उसके वो चेयरमैन थे, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, मेनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में रोल लिया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया है उनका नाम है बी.आर. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जिनके सुपरविजन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है वो फाइनलाइज किया गया था। जब उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो उन्होंने फाइनल एक स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सब लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की आजादी है, सबको इलेक्शन लड़ सकता है, सबको वोट दे सकता है। तो बोला हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी भी रख दी है, हमने लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत सारे राइट्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है या कोई वोट नहीं दे सकता है। लेकिन उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी आनी चाहिए। ये किस चैप्टर में पढ़ा है तुमने, ये बताओ। अगर 7th पढ़ते तो अच्छे से तो आज पता होता। कांता की स्टोरी किस किस को याद है? मैम याद है। उसमें क्या होता है कि वो जब वोट देने जाती है तो वो देखती है कि अमीर लोग उसके साथ इक्वल बराबर ही लाइन पे लगे हुए हैं। तो याद आ रही यस है? मैम, मैम तो याद आ रही है। उसको बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी जब वोट देने की बारी आती है तो सब लोग बराबर माने जाते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन जब वो अपने बच्चे का इलाज कराने जाती है तो उसको पता लगता है कि जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट में ले जाते हैं, और उसको अपने बच्चे के इलाज के लिए छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है, और उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए तब उसको ये रियलाइज होता है कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, यानी पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी मिली हुई है, लेकिन इकोनॉमिक मतलब पैसे में और बाकी सुख सुविधाओं में क्या हमें इक्वालिटी है? नहीं है। समझ गए? समझ गए ना? कांता की स्टोरी से तो एकदम क्लियर हो गया। तो वही बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर कहना चाहते हैं, बस थोड़ा टफ लैंग्वेज लिखा हुआ है। उन्होंने ये बोला कि तुम पॉलिटिक्स में बराबर का मौका दे दो, मतलब तुम्हें भी सबको वोट करने का राइट बराबर है, तो कांता हो और चाहे अमीर हो तो दोनों को वोट करने का बराबरी हक तो मिल गया। लेकिन एक के पास कम पैसा, एक के पास में ज्यादा, तो जिसके पास में ज्यादा पैसा होगा वो तो ज्यादा अच्छा जीवन जिएगा ना। कम पैसे वाले को इतना मौका भी तो देना चाहिए जिससे वो पैसे वाला बन जाए। तो अम्बेडकर ने ये बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो अच्छी बात है,
ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब तुम राइट टू वोट समझ सकते हो यहाँ पर। और उन्होंने बोला लेकिन उसके साथ साथ हमें सोशल और इकोनॉमिक भी तो देनी पड़ेगी। इकोनॉमिक का मतलब पैसे भी तो इक्वालिटी में होने चाहिए, जिसको जितनी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सब कुछ लोग भीख मांग के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार है उनको, लेकिन एक्चुअल काम वो भीख मांगने का करते हैं। तो अगर वो वोट देते हैं तो उनके पास एक अच्छी जॉब भी होनी चाहिए, उनके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। और सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि छूता छूत ना माने, कोई किसी को छूने से इनकार कर दे। जैसे अभी अनटचेबिलिटी की बात की थी ना हमने, तो बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं होगी, यानी अगर सोसाइटी आपको बराबर नहीं मानती है, छूत अछूत मानती है, या फिर आपको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी आपके पास पैसे नहीं है, आप मेड हैं, कांता जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अम्बेडकर ने बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी इंडिया में जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी जरूरी है। किसको ये बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आ गई। और उसकी अगली लाइन Yes, उन्होंने ma'am. लिख दिया है, गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटी। यानी उन्होंने कहा केवल राइट टू वोट देने से दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। जैसे रिच और पुअर के बीच की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, अपर और लोअर कास्ट की प्रॉब्लम एकदम अलग हमेशा ही रहेगी। तो ये देखो एकदम कांता वाली स्टोरी है कि नहीं? अच्छे से पढ़ना चाहिए इसलिए हर क्लास को। इस साल अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अगले साल फिर यही प्रॉब्लम आने वाली है। Going to enter into the life of contradictions in politics, we will have equality in social, economic। ये वही बात है जो मैंने बोली कि अगर हमें एक अच्छा जीवन कंट्री में सबको देना है, तो केवल राइट टू वोट देने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें अच्छी जॉब भी देनी पड़ेगी, सोसाइटी में इज्जत भी देनी पड़ेगी। समझ गए? अब अगला है हाउ वर द स्टेट्स फॉर्म्ड। स्टेट को किस तरह से फॉर्म किया गया था? 1920। ये पढ़ो समृद्धि, पहला पैरा। सब लोगों को साथ में रीड करना है, रीडिंग हैबिट डालो तुम लोग, और समझने की खुद कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बेटर समझ आएगा, ये नहीं कि ख्यालों में खो गए। पढ़ो समृद्धि। Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each मेजर linguist, लिंग्विस्टिक each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India had been divided on the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, the freedom had come not to one nation but to two. As a result of the partition of India, more than 1 million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. Could the country afford further divisions on the basis of language? आगे Both पढ़ो। Prime Minister both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhai Patel were against the creation of linguistic states. After, after the partition, Nehru said distribution tendencies डिसरप्शनिस्ट, डिसरप्शनिस्ट मतलब खराब चीजों को बर्बाद करने वाली। had come to the fore to check them. The nation had to be strong and united, or as Patel put it, the first and the last need of India at the present moment is that it should be made a nation. Everything which helps the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in the way has to be rejected. We have applied this test to linguistic provinces. Also, by this test, in our opinion, they cannot be supported. That the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment. The Kannada speakers, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. The strongest protest, however, came from the Telugu speaking districts of what was the Madras Presidency. When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with black flags and slogans demanding, "We want Andhra." In October of that year, a veteran Gandhian named what is that? Siramuli पोती श्रीरामुलु
पोती श्रीरामुलु, श्री अलग है, श्री रामुलु। पोती श्री रामुलु, रामुलु अलग है, श्री अलग है। पोती श्री रामुलु went on a hunger fast demanding the formation of Andhra state to protect the interests of Telugu speakers. As the fast went on, it attracted much support. Hartal and bunds were observed in many towns. ओके, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जब आजाद तो हो गया, फिर स्टेट्स कैसे बने। तो बात ऐसी है कि 1920, थोड़ा आजादी से थोड़ा पहले चलते हैं। तो हुआ क्या था, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी आजादी के लिए लड़ रही थी, तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों को प्रॉमिस किया कि अगर हमारी कंट्री को आजादी मिल गई तो जितने भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, यानी तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, उन सबको अपना एक अलग राज्य दे दिया जाएगा। यानी जो कन्नड़ा वाले लोग हैं वो सब लोग अलग राज्य में रहेंगे, तेलुगु वाले लोगों को अपना एक अलग फ्री तेलुगु राज्य मिल जाएगा। तो ये कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन एक बार आजादी मिल गई तो कांग्रेस ने फिर अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया, क्योंकि जब आजादी मिली तब तक सिचुएशन एकदम चेंज हो चुकी थी। प्रिंसली स्टेट्स भागने को एकदम तैयार बैठे थे। तो वल्लभ भाई पटेल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था उनको परसुएड करना, उनको कन्विंस करना कि आप कहीं भागो ना, हमारे साथ ही रहो। उसके अलावा दंगे हो रहे थे, तो लगा कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे, यानी एक लैंग्वेज बोलने वालों को एक साथ रख देंगे, तो हो सकता है कि डिवीजन, बंटवारा बढ़ जाए, क्योंकि लोग फिर दूसरे स्टेट वालों के साथ में मिलने को, रहने को रेडी ही ना हो, और फिर नेगेटिव उनके लिए वो नेगेटिव फील करने लगे। तो इसीलिए फिर उन लोगों ने सोचा कि पार्टीशन, जो एक तो पार्टीशन जब हुआ तो सब लोग के दिल एकदम दहल गए। तो फिर कांग्रेस ने, लीडर्स ने और नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने ये डिसाइड करा कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स अब बनाएंगे तो हम एक तरह से प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंट्री में दंगे चल रहे हैं, ऑलरेडी इतने तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, अलग धर्म, अलग जाति के, वो सब एक साथ रहेंगे तभी तो सीखेंगे एक दूसरे के साथ रहना। और अगर एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे ही नहीं तो हमेशा ये बटे बटे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने के एकदम ऑपोजिट हो गए। लेकिन सिंस इन लोगों ने वादा कर रखा था तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए इस बात से। ठीक है, नेहरू ने जब लोगों ने डिमांड करी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, तो नेहरू ने यहाँ तक कि बोला भी, क्या बोला, disruptionist tendencies had come to the fore, यानी कंट्री को बर्बाद करने वाली कुछ टेंडेंसीज हम लोग को दिख रही हैं, उनको चेक करने के लिए हमको कंट्री को स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रखना पड़ेगा। और फिर पटेल ने क्या बोला, द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज शुड बी मेड अ नेशन। पहली और आखिरी चीज जो इंडिया को इस वक्त चाहिए वो ये कि सारी कंट्री के लोग एक साथ मिलकर के अपने आप को एक कंट्री माने, ना कि अपने अपने लैंग्वेज के स्टेट्स के लिए लड़ने लगो कि नहीं हम तो आंध्रा बोलते हैं, तो हम तेलुगु बोलते हैं, तो हमको आंध्र प्रदेश तुरंत के तुरंत। तो इन लोगों ने कोशिश करी, लेकिन ऐसा लोग जो गुस्सा थे वो तो थे ही। तो कांग्रेस लीडर्स जो है वो अपने प्रॉमिस पर अब वापस लौटने लगे, मतलब वो पूरा नहीं कर रहे थे अपने प्रॉमिस को, क्योंकि सिचुएशन इंडिया में एकदम बदल गई थी और प्रेजेंट टाइम की नीड ये थी कि सब लोग एक दूसरे के साथ में रहना सीखे, रादर देन अलग अलग स्टेट्स की डिमांड करे। लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया। कन्नड़ा स्पीकिंग, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर, ये सारे लोग अपने अपने अलग अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगे। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि अब कंट्रोल कैसे करें सिचुएशन। और ये सब लोग यही बोलने लगे कि आपने पहले तो वादा किया था आजादी के पहले कि आप जब आजादी मिलेगी तो आप हम सबको अपना एक अलग स्टेट देंगे। लेकिन तो ये लोग समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट था वो आंध्र प्रदेश ने करा, यानी तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने। तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने, उन्होंने, जो कि उस समय पर मद्रास प्रेसिडेंसी जिसको बोलते थे, वहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते थे। तो जब वहां पर नेहरू जी 1952 में अपना कैंपेन करने गए तो लोगों ने इनको ब्लैक फ्लैग और स्लोगन से इनको वहां पर काले झंडे इनको दिखाए और बोले हमको आंध्रा चाहिए, आपने बोला है तो हमको आंध्र प्रदेश चाहिए ही चाहिए। तो उसी साल के अक्टूबर में एक लीडर थे वहां पर, उनका नाम था पोती श्रीरामुलु। वो गांधीयन थे, यानी वो गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आंध्र प्रदेश ये लोग देंगे नहीं तेलुगु स्पीकर्स को, तो वो क्या करे, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। और हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और फिर हंगर स्ट्राइक पर बैठते बैठते मर भी गए। समझ गए?
तो आंध्र में अचानक बहुत ज्यादा दंगे होने लगे, हड़ताल बंद होने लगे, और फिर कांग्रेस को मजबूर होकर के आंध्रा यानी तमिल तेलुगु स्पीकिंग लोगों को आंध्र प्रदेश देना पड़ा। तो इस तरह से अक्टूबर 1 1953 को पहला स्टेट लैंग्वेज के आधार पर इंडिया में बना, और उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। किसको समझ में आ गया? मैम आ गया। तो अब देखो तुम लोग अब रिलेट करो, जिस हिसाब से तेलुगु वालों को आंध्रा मिला है, उसी हिसाब से तमिल वालों को तमिलनाडु मिला है, उसी हिसाब से मलयालम वालों को केरला मिला है, कन्नड़ा वालों को कर्नाटका मिला है, मराठी वालों को महाराष्ट्र मिला है, गुजराती वालों को गुजरात मिला है, पंजाबी वालों को पंजाब मिला है, हरियाणवी वालों को हरियाणा मिला है, और ये नॉर्थ इंडियंस यानी हिंदी स्पीकिंग 3 राज्य ही बचे। कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैम आसामीज वालों को आसाम मिला है। तो अब बताओ, आज इंडिया में सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे डिवाइडेड है या नहीं? यस मैम। तो फिर सबसे पहला Yes. स्टेट जो बना वो था आंध्र प्रदेश। ऑल्दो कांग्रेस या कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिया का मेंबर इसके फेवर में नहीं था, लेकिन इन लोगों ने आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा दंगे होने लगे, और वहां पर पोत्री श्रीरामुलु बैठ गए, और उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे, और हंगर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई। तब फिर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया, यानी लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर बनाना पड़ा, यानी एक लैंग्वेज बोलने वाले एक साथ रहेंगे। समझ गए? क्रिएशन जैसे ही आंध्र प्रदेश बन गया, उसी तरह और भी लोग अपने, फिर कोई रुकने वाला है नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक को मैं पर्सनल छुट्टी दे दूं, सारे आ जाएंगे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो इस तरह से ही जैसे एक आंध्र प्रदेश बना, वैसे ही और भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, वही कन्नड़ा, मलयाली, ये सब लोग अलग अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगे कि हमको भी दो। फिर एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फिर कांग्रेस ने थक हार करके एक कमीशन बनाया, उसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उन्होंने बोला भैया देखो, जाओ जगह जगह और बताओ कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाना है, सही बात है कि नहीं। इस कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट है वो 1956 में दिया, और फिर उन्होंने बोला कि भाई अब इनमें प्रोविंस की जो बाउंड्रीज हैं वो आसामी, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इन सब के आधार पर इनको बांट दो। समझ गए? तो फिर बाद में बन गए, और धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेट्स बनने लगे। उस समय बॉम्बे जो था उसमें दोनों तरफ के लोग रहते थे, मराठी लोग भी रहते थे, गुजराती भी रहते थे बॉम्बे प्रोविंस में। बॉम्बे बहुत बड़ा था। फिर बाद में बॉम्बे प्रोविंस को 2 इलाकों में बांट दिया गया, प्रेजेंट डे गुजरात और प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। समझ गए? पहले गुजरात महाराष्ट्र आपस में एक ही जैसा कनेक्टेड था, एक स्टेट हुआ करता था। फिर बाइलिंग्विस्ट स्टेट ऑफ बॉम्बे को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, मराठी और गुजराती में, जो आज हम लोग जिसको जानते हैं, तो यानी गुजरात और महाराष्ट्र। फिर 1966 में पंजाब को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पंजाबी बोलने वालों को पंजाब, हरियाणवी को हरियाणा। समझ गए? तो धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है ना स्टेट्स कैसे बटे हैं। तो ये देखो, ये है हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। जहां पे मद्रास लिखा हुआ है, ये सब मद्रासी बोलते हैं। और धीरे धीरे करके हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर, ये तो दूसरे हैं, लैंग्वेज के आधार पर नीचे होने चाहिए, यस। फिर हमने इनको बांट दिया बाद में, बिहारी को बिहार, उड़ीसा उड़िया, मध्य प्रदेश। अब तो सारे स्टेट्स के नाम समझ गए तुम लोग क्यों उनकी लैंग्वेज से मैच करते हैं? यस मैम। ओके, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे यहाँ स्टेट्स का डिवीजन हुआ है। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तुमसे, ये बताओ कि D, fill in the blanks. The death of blank space sparked of the violent protest that the government were forced to give in the demand for linguistic state of Andhra. किसकी मौत के कारण लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्रा बनाना ही पड़ा? मैम पोती श्रीरामुलु, उनकी डेथ की वजह से बनाना पड़ा। उसके बाद C, in first national election only men were allowed to vote. फॉल्स है या ट्रू? मैम फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि सबको दिया गया था। डी अभी नहीं कर पाओगे, आगे देखना है।
अच्छा, ये देखो सेम क्वेश्चन पूछ दिया है. व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर मीन व्हेन ही सेड दैट द पॉलिटिक्स विल ऑलवेज हैव इक्वालिटी इन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ वी हैव इनइक्वालिटी? कांता स्टोरी से कर दोगे? Yes, ma'am. समझ रहे हैं Yes, ना क्या ma'am. बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? तो अब तुम लोग बड़े हो गए हो, पूरे साल तुम लोगों ने बहुत बचपना किया, अब 9th में आने वाले हो, अब ना एसएसटी समझना सीखो. समझ में आ रहा है सब तक अब जो भी बताया है? एक बार Yes, समझोगे ma'am. तो कभी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी. रटने वाले में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है. ओके, अगला 6th. आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई वाज देयर अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस? आजादी के बाद में रिलक्टेंस का मतलब मन नहीं है. नेता लोगों का क्यों मन नहीं था कंट्री को लैंग्वेज पे बेसिस पे डिवाइड करने का? कर लोगे? Yes, ma'am. नेहरू की और अम्बेडकर वो वल्लभ भाई पटेल की स्पीच वाला जो पैराग्राफ है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, वो चाहते थे इंडिया को इस वक्त यूनाइटेड रहने की जरूरत है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन और बढ़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी. ठीक है, और जो कि अगर हम लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करते तो बढ़ जाती, जैसे दंगे बढ़ने के चांसेस थे और लोग अलग अलग डिमांड करने लगते, प्रिंसली स्टेट्स भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे इंडिया को, तो बहुत थे. ठीक है, अगले बार ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो हो जाएंगे इसमें से, काफी 3-4 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं. Yes, ma'am. थोड़ा आगे पढ़े या फिर बस करें आज के लिए? Ma'am, बस करते हैं ना. Yes, ओके, ma'am, ma'am. बस कर दे, चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हो. अब हम प्लानिंग पढ़ने वाले हैं. नॉर्मल हम हाफ चैप्टर तो पढ़ ही लिया, हाफ चैप्टर बचा है. तो कल तुम लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है. मैंने बहुत ही कम सिलेबस दिया है, और जो दिया है हम वो पैराग्राफ राइटिंग भी आ रहा है ना? करेक्ट. पैराग्राफ राइटिंग में मैं तुम लोगों का वो देखूंगी कैसे तुम लोग सेंटेंस बनाते हो, बनाने आते भी हैं या नहीं, तुम लोग टेंस में गलती करते हो, कहाँ गलती करते हो, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो नंबर राइटिंग में ही कटते हैं. Ma'am, तो कल कितने मार्क्स पैराग्राफ का है? 30 मार्क्स का होगा, 3 ही चीजें आ रही हैं तो. ठीक है, और सुबह तुम लोगों का कोई और एग्जाम तो नहीं है ना उस टाइम पर? No, ma'am. ठीक है, ओके फाइन. चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल. ठीक है, Yes, ma'am. Okay. Bye, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am.